नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, आपको जानकारी है ही, चीन के तियानजिंग में एससीओ के सम्मेलन से जो संदेश निकला है वो संदेश सीधे अमेरिका तक पहुंच गया होगा। लगातार जी न्यूज की आप सुबह से कवरेज देख ही रहे हैं। साथ ही एससीओ में घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले का निंदा प्रस्ताव पास हुआ है। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसके अलावा भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है ये भी पूरी दुनिया ने देखी है, और भारत चीन के बीच नए दौर में नए संबंधों की नई इबारत लिखी जा रही है। ये वैश्विक कूटनीति की वजह से हुआ है, ये भी पूरी दुनिया देख रही है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ नए वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा जोरों पर है। रूस, भारत और चीन ने नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव डाल दी है, जिसकी वजह से ट्रंप खासे अपसेट भी होंगे। मुमकिन है उनका पेट भी खराब हो। वहीं पाकिस्तान को जोर का झटका जोरों से लगा है। एक तरफ चीन ने पाकिस्तान के दरकिनार छोड़ दिया है पाकिस्तान को, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के जासूस के तौर पर अब उसकी पहचान कायम होने लगी है। जाहिर है नए वर्ल्ड ऑर्डर के चलते अमेरिका का एक छत्रराज जो था वो अब हिलने लगा है। इसके साथ ही अब उसके दुनिया का महाशक्तिशाली होने का गुमान भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं। जो पॉलिसी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने चलाई, वही आज की सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री जी की चीन यात्रा के बाद भारत एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर के पूरे विश्व में उभरेगा। चाइना है, उनके प्रेसिडेंट से मोदी जी हाथ मिला रहा है चीन में जाकर। उस बारे में मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए। पहले पन्ने में ये खबर होना जब इस जगह, इस शहर में करीब 20 बड़े नेता हैं, वो दिखाता है कि कैसे एक तरफ से बड़ा फोकस चीन और भारत पर है, एक तरफ से रीसेट आ रहा है रिश्तों के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा आतंक के खिलाफ सभी देशों को एक होने को कहा है, और अनेक देश आज हमारे साथ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं कि आतंकवाद के विषय में कोई भी समझौता कहीं भी नहीं होगा। ऐसे देश जो आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं, आतंकवाद को पनाह देते हैं, उन पे एक बहुत बड़ी चोट है। मिला जुला रिएक्शन है इस एससीओ समिट में। मोदी और शी जिनपिंग के जो हाथ मिलाने का दृश्य वो कईयों को बेचैन भी कर रहा है, विचलित भी कर रहा है, और कईयों को लगता है कि आर्थिक मोर्चे पर भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। चलिए इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए आज जो मेहमान हमारे साथ डिबेट में जुड़ेंगे उनका मैं इंट्रोडक्शन करा के तुरंत चर्चा पर आता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। इसके अलावा निखत अब्बास कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगी। दीपक वोरा पूर्व राजनायक यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। रोविंदर सचदेवा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ बस कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। थोड़ा मिस कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ पर, लेकिन निखत अब्बास आप हैं हमारे साथ। अब आपने देखा चाइना डेली अखबार की जो खबर और की जो तस्वीर हमारे संवाददाता ने दिखाई, पूरी दुनिया ने देखी चाइना डेली की वो खबरें। इसके अलावा जो हमारा मीडिया कह रहा है और जो पूरी दुनिया देख और सुन रही है, उसके बाद किस तरीके का संदेश आपको लगता है पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने दिया है? चीन के साथ जिस तरीके से हाथ मिलाया उसके मायने,
और जिस तरीके की औपचारिक और अनौपचारिक मुलाकात व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की हुई है, क्या संदेश निखत अब्बास इससे जाता है? अनुराग जी, पहले तो आपके व्यूअर्स को, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। अब बात तो आपने बहुत अच्छी कही है, कानों को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, और आपको नहीं बोल रही अनुराग जी, पर कुछ पत्रकार उन्हें ऐसा लगता है कि जो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है ना, लपक लपक कर हग करना, जबरदस्ती जाकर लोगों के गले लग जाना, झप्पियां पा लेना, शोल्डर्स को थपथपा देना, हंस हंस कर फोटो खिंचवा लेना, फोटो ऑप्स कर देना, ये फॉरेन पॉलिसी है। पर जनाब, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है। मैं इस बात को व्यूअर्स तक जो पहुंचाना चाहती हूँ वो इसलिए क्योंकि फोटो देखकर तो लग रहा है जैसे आपने चाइना डेली की बात कर ली, लेकिन अगर रिगार्डिंग हम बात कर पाए, चाहे यूएस की ट्रिप्स हो जो पीएम मोदी ने जनता के पैसों से करोड़ों रुपए में करी, चाहे वो चीन की हो, मुझे बताइए फायदा क्या हुआ? जिस आत्मनिर्भर भारत की, मेक इन इंडिया की आप बात करते हैं, वो तो बाय इन चाइना, बॉट अप इन चाइना, मेड इन चाइना जो है उस सामान को लाना है, क्योंकि 100 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ हुआ है वो ऐसे तो हो नहीं गया। तो ये कौन सा आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, ये हमें बता दें। और आपने सवाल अच्छा है मुझसे ही पूछा, क्योंकि मैं के भाई साहब से पूछ लेती हूं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े उम्दा प्रवक्ता हैं, बताइए ना कि जब आप यूएस में ट्रंप और नरेंद्र मोदी के लिए हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे, तो आपने क्यों नहीं बताया कि भारत की जनता को 25% टैरिफ झेलना पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ 25% नहीं अनुराग जी, कपड़ा हो, सी फूड हो, ज्वेलरी हो, 50 से 60% तक टैरिफ बढ़ चुका है। इसका यह मतलब है, अगर आसान भाषा में हम समझें, कि भारत का जो सामान है वो वहां यूएस में महंगा बिकेगा। तो उससे क्या होगा? उससे होगा वहां के लोग हमसे सामान नहीं खरीदेंगे और जो मार्केट है वो डाइवर्ट हो जाएगी बांग्लादेश, मेक्सिको और वियतनाम की तरफ, जो हो भी रहा है। इस पर ये लोग क्यों अभी दोस्ती के ठहाके मारकर देश की जनता को जवाब नहीं देते, मेरा वो सवाल है। और चलिए बात कर लेते हैं टैरिफ की। इन्हीं की सरकार तो आप ही की आरबीआई ने वार्निंग दे दी है कि 0.5% से लेकर 1% तक हमारी जीडीपी गिर जाएगी, क्योंकि टैरिफ इतना लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो फैक्ट्रियां भारत में टैरिफ की वजह से बंद होगी, जो मजदूर सड़कों पे आ जाएगा, उससे कौन सी विकास यात्रा नरेंद्र मोदी कराना चाहते हैं, ये आज जनता सवाल पूछ रही है, पर ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे। और कुछ स्पेसिफिक बातें, अरे आत्मनिर्भर भारत का जो डंका आपने बजाया है, तो बताइए जनता को कि 97% आज भी दवाइयों का रॉ मटेरियल हम चाइना से क्यों लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स आज भी 3% हम चाइना से क्यों लेते हैं? तीनों सवाल के जी से इसका जवाब ले लेते हैं। निगत मैं आता हूं आपके पास। फोटो ऑप्स नहीं चाहिए। नहीं सुनिए, आखिरी 10 सेकंड, अनुराग जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो करोड़ों रुपया लगाया, 11-12 आपने ट्रिप्स कर ली यूएस की, इतनी दर्जनों आपने ट्रिप्स कर ली चीन की, हम चाइना से आप मिलके आते हैं, हमारे यहाँ पर गलवान में हमारे जो जवान है वो शहीद हो जाते हैं। अब अगर आप कर आएंगे तो इतने सालों में 150 विजिट्स इन्होंने करी है विदेश की, नरेंद्र मोदी ने। मुझे 15 काम गिनवा दे यहाँ पर के शर्मा, जो हमारे भारत में फायदा हुआ हो इन फॉरेन टूर्स नरेंद्र मोदी। ठीक है, के शर्मा तो बताएंगे, दीपक वोरा साहब भी बताने को आतुर है। मैं दीपक वोरा साहब का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि 3 अहम सवाल के शर्मा जी आपसे डायरेक्ट पूछे हैं कांग्रेस ने, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे अच्छा लगा कांग्रेस की प्रवक्ता एक लिखित नोट्स को अच्छे से याद करके आई हैं और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने एक लाइन, ये कांग्रेस का नोट्स है अनुराग जी। मुझे हंसी इस बात पर आती है कि अभी तो आप नारा लगा रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, फिर कह रहे थे कि विदेश व्यवस्था बिल्कुल, यहाँ की विदेश नीति कुछ है ही नहीं, जीरो हो गई, सब कुछ खत्म हो गया भारत का इस 11 सालों में। और उस पर आप जो इस समय आपने 2 दिन से जो दृश्य दिखा रहे हैं, तमाम देश के वरिष्ठ विशेषज्ञ, राजनीतिक तमाम लोगों ने जिस ढंग से इस समिट का और यात्रा का जो विवरण विश्लेषण किया है, उससे मैं समझता हूँ कि 140 करोड़ भारतीयों का जो माथा है गर्व से उठ गया है। हाँ, कांग्रेस का नहीं हो सकता, उसका एक कारण है। उसका कारण है कि ये बेचारे राजनीतिक मुद्दों के दिवालियापन से गुजर रहे हैं। इनका नेता कहीं सड़क में पता नहीं क्या नारे लगा रहा है, तो भारत का ही नहीं हो पा रहा है, दूसरे का भी भारत के संदर्भ में अच्छी बात क्या सोचेंगे लोग। लेकिन आश्चर्य है, मैं यदि कांग्रेस ये समझ लेती, क्या जनता के क्या वोटर के अधिकार के लिए कोई यात्रा निकालना, कोई यात्रा होती है सर? नहीं, तो वो वोटर का कौन सा अधिकार है सर?
आप चुनाव आयोग को गाली देना, बेशर्म कहना, देशद्रोही कहना, ये अधिकार की बात है। ये जो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली है, इसका उद्देश्य क्या है? देश के अंदर अराजकता पैदा कर देना, चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास पैदा कर देना। 3 महीने बाद किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? ये कह दे कि बहिष्कार करेंगे हम चुनाव का, क्योंकि दूसरी कोई संस्था इटली से तो आएगी नहीं यहाँ चुनाव कराने। भारत की चुनाव आयोग ही चुनाव कराएगा ना। और आप तो हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं। वो तो क्या किसकी दुकान खोल के बैठे थे? प्यार या उसकी मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान में एटम बम और हाइड्रोजन बम बिक रहे हैं, फोड़ रहे हैं वो। तो नफरत की आप तो समझ, मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आप जो है आज चुनाव आयोग को इतना कुछ गाली गलौज कर रहे हैं, एक स्तर से नीचे उतर के कोई संवैधानिक संस्था आपने नहीं छोड़ी, उसमें चुनाव आयोग को नहीं छोड़ा, तो 3 महीने बाद चुनाव किसके अधीन लड़ेंगे आप? वही कराएगी ना। तब क्या कहेंगे आप? जनता को भड़का के कहना चाहते हैं वोट समिट पे आ जाइए सर। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि मेरे कांग्रेस के मित्रों को थोड़ा समझना चाहिए। यहाँ पर वरिष्ठ राजनयिक बैठे हैं, विदेश विषयों पर बहुत अच्छे बातें वो रखेंगे, क्योंकि वो अनुभवी लोग नहीं हैं, हम तो राजनीतिक लोग हैं। लेकिन मैं जितना समझ पाया, SCO का फुल फॉर्म क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? SCO में यदि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि S से है सिक्योरिटी, सुरक्षा, शांति और स्थिरता। ये 3 इस जो इतना बड़ा जो समिट हुआ है, इसके मूल बिंदु हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, शांति और स्थिरता को लेकर लगभग जो है, जो जितने देश वहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने उस पर विचार विमर्श किया। और जिसमें फोन आपके साथ है जो बज रहा है, उसका आतंकवाद, आतंकवाद और जो देश में अस्थिरता फैलाने वाले तत्व हैं, और शांति और उसकी बात है विकास की, उसकी चर्चा वहाँ पर समिट में हुई है। आपने देखा आतंकवाद आज सबसे बड़ा मुद्दा है। सारे देशों ने एक मत से भारत के उस आतंकवाद के प्रस्ताव पर, जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें जो भारत के अंदर जो आतंकवादी घटना हुई, सबने उसकी मिलकर निंदा की है, सबने उसमें साइन किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक बार पुनः हमने पाकिस्तान को वहाँ एक्सपोज किया है। दूसरी बात, आप बार बार अमेरिका अमेरिका अमेरिका, अरे साहब, इस अमेरिका को बहुत बार हमने आईना दिखाया है। आपको याद होगा, इस अमेरिका ने जब अटल जी ने परमाणु पोखरण किया था, पोखरण विस्फोट किया था, इसी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे भारत के ऊपर। हमने माकूल जवाब दिया अटल जी के नेतृत्व में उस समय पर। यही सोनिया गांधी नई बनी थी अध्यक्ष कांग्रेस की, क्या क्या नहीं बोला इन लोगों ने पोखरण, परमाणु पोखरण पर। और उसके बाद अमेरिका के सैंक्शन में किस तरह से देश भर के अंदर में इन लोगों ने झूठ फैलाया था। क्या हुआ उसके बाद? बिल क्लिंटन को आना पड़ा भारत। ये ताकत है 140 करोड़ भारतीयों की जी। ये भारत की विदेश नीति की। भाई 140 करोड़ में तो कांग्रेस भी आती है सर। कांग्रेस कहां मानती है सर? ये तो कांग्रेस तो विदेश से चलती है, इनके नेता तो वहां से गाइडलाइन लेते हैं। एक बार नहीं, कई बार आपने एक्सपोज कर रखा है कि वहां के कौन से ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं जिनके मार्ग पे, जिनके साथ इनकी बैठक होती है। विदेश जाके किससे मिलते हैं? कोई एक व्यक्ति ये बताएं जिसके कोई जो भारत के समर्थक लोगों से इनकी मुलाकात होती है। वहां तो सारे जॉर्ज सोरोस के लोगों के साथ बैठ के जो है षड्यंत्र कैसे रचा जाए, भारत को नीचा। ये क्या देख रहे हैं आप? ये जो चुनाव आयोग के अगेंस्ट जो आंदोलन हो रहे हैं, ये किसके देन है? आप सरासर झूठ देख रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसके लिए विदेशी अभी ये कह रहे, चीन के संदर्भ में बड़ी चर्चा की। इनका नेता कहता था 2000 किलोमीटर अंदर चले गए। मुझे तो आश्चर्य होता है, 2000 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग मीटर क्या सुना रहे थे? पूरी दिल्ली चली जाएगी सर। यहां से गलवान की दूरी कुल 1200 किलोमीटर है दिल्ली से। पता नहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब चाइना में रह रहे हैं इनके नेता के हिसाब से। तो इसी गलवान, इसी चीन के मामले पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, भारत की सेना को नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, आपको इसकी जानकारी होगी। अभी 1-2 महीना पहले की बात है। ठीक है, केके जी, तो आप केवल झूठ और प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। भारत की विदेश नीति, विश्व भारत की कूटनीति, आप ये जो गले मिलना, हाथ मिलाना,
यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं, वो बता देंगे कि इसका कितना असर विश्व के देशों पर होता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, लेकिन इसकी कितनी बड़ी भूमिका कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद में आगे बताओ। निगत काउंटर कीजिए। मुझे लगता है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। अनुराग जी, ये तो आप अपने आप से पूछिए और व्यूअर्स ने देख लिया कि जवाब मिले या नहीं मिले। मैंने, माफ करिएगा, मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि केके जी ने बड़ी संयम के साथ इधर उधर की इमरतियां जलेबियां जरूर बना ली, पर आज जो सवाल मैंने पूछे थे वो नहीं। और आखिरी सवाल ये था कि 150 विदेश यात्राएं कर चुके हैं मोदी जी। मुझे 15 काम गिनवा दीजिए। 15, ये तो 2 नहीं गिनवा पाए, इधर उधर के कान पकड़ते रहे। खैर, 2 सवाल इन्होंने यहाँ पर कहा, बिहार के चुनाव के लिए बोला और कहा इलेक्शन कमीशन। खैर, वो मुद्दा नहीं था, पर मैं जवाब देना चाहती हूँ, मेरी जिम्मेदारी है ये। तो जब आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो ये गणित तो आप ही समझाइएगा कि कैसे 65 लाख वोट इधर उधर गायब हो गए। लोग वहां पर कह रही है महिलाएं आकर कि मेरे बेटे का भी मैंने फॉर्म भरा था, नहीं आया, बेटे का नाम पति के साथ जोड़ दिया, पति का नाम बेटे के फॉर्म में जोड़ दिया। हो क्या रहा है? 65 लाख वोट कहां से चलेगा? शमशान घाट के बाहर और कब्रिस्तानों के बाहर आप क्या वोटिंग मशीन लगाने वाले हैं? क्योंकि आधे लोग जो आपने नए जोड़े हैं वो तो मर चुके हैं, उनका तो डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है, उसके बावजूद वहां पर लोग हैं नहीं। तो उसका सवाल, उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। और 1700 लोग एक ही एड्रेस पर कैसे रजिस्टर्ड है, या तो आप बता सकते हैं या गलबैया कर रहे हैं आपके इलेक्शन कमीशन बता सकता है। खैर, 2 चीजें इन्होंने बोले विश्व में, क्योंकि कहा कि विश्व में देखिए विश्व गुरु का। हाँ, मैं तो कह रही हूं फोटोज अच्छी आती हैं भैया, बहुत बढ़िया आपकी पीआर डिप्लोमेसी हो रही है कि फोटो आप खिंचवा कर ले आते हैं। पर मुझे ये बताइए कि WT हो या फिर OECD हो, इन्होंने कैसे बोल दिया कि इकोनॉमी का बंटाधार होने वाला है? इनके सर्वे कह रहे हैं। भैया, मैं नहीं कह रही हूं, डेटा पढ़ के आओगे तो पता चल जाएगा। जो आप कहते हैं ना, रट्टा वो रट्टा आपको मारना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर की बातें आप करेंगे। जनता का पैसा लगता है, जनता का करोड़ों रुपया भी। हाल ही की यात्रा में अगर पीएम मोदी की बात कर ले तो RTI में आया कि 20 करोड़ रुपए सिर्फ होटल में लग गया। अरे, होटलों में जाकर रहिएगा, बढ़िया बात है, लेकिन जनता का पैसा इस्तेमाल कर जो आप हवाई जहाज में जा रहे हैं, रह रहे हैं, उससे जनता का फायदा क्या हुआ? मैं ये पूछ रही हूँ। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है कि जब भारत में फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और मजदूर सड़क पर आ जाएगा तो आप विदेश जाते थे, विदेश यात्रा पर, तो वो किसके पैसे से जाते थे? चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे मेडिसिनल हो, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर भारत में MNCs हो, ITs हो, वो निवेश कराने वाले मनमोहन सिंह थे। पैनल पर हंसकर दांत दिखाना बहुत आसान है। वो निवेश भारत को मनमोहन जी की सरकार ने दिलवाया था। मुझे तो आप बताइए ना, 5 काम कह रही थी, चलिए 15 कह रही थी, आप 5 बता दीजिए केके जी कि क्या भारत को फायदा मिला है। बताएंगे भी तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। निगत, मैं दीपक वोरा साहब को अब डिबेट में लाता हूं। मैं एक छोटा सा लाइन कह रहा हूं, राज्य छोटा सा काउंटर करना पड़ेगा। 2 बार अच्छा 10 सेकंड में खत्म कीजिए, फिर मेहमान। एक छोटी सी बात करना। अभी इन्होंने बिहार के संदर्भ में बात किया, मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूँ, यदि मैं रिपोर्ट में गलत नहीं हूँ अनुराग जी, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने वहाँ 69 लाख वोट काटने का एक वो दिया है, रिपोर्ट वहाँ दिया। 65 लाख तो चुनाव आयोग कह रहे थे कि हम काटेंगे, यानी काट रहे हैं, उसकी कारण भी बताए। 69 लाख लोगों का ये वोट कटवा रहे हैं। छोड़ दीजिए बिहार को, बिहार पर बैठ लेंगे। सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। बस एक ही लाइन का जवाब तो दिया मैंने, इससे ज्यादा क्या बोला कि आप वो तो 65 लाख काट रहे थे, आप तो 69 लाख का लिस्ट दे रहे हैं वहां पर, तो आप बिहार के साथ क्या कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन अभी एक बात और कहा कि तमाम, इन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बंटाधार हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। हाँ। 1 महीना पहले राहुल गांधी सदन के बाहर बोले कि भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, बंटाधार हो गया, और इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तुरंत ही राहुल गांधी के बातों का खंडन कर दिया कि ऐसा नहीं है। ये तो समझ है इनकी, और देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनका नेता क्या कहता है। ठीक है केके जी, और निगत में आता हूं, मैं आपके पास लौटता हूं। थोड़ा पढ़ के आइए राहुल गांधी के बयान और अपने वरिष्ठ नेताओं के बयानों को। ठीक है दीपक वोरा साहब, टीवी में बयानबाजी कीजिए। काम नहीं बता पाए केके जी। ठीक है के काम केके जी काम बताएंगे भी तो शायद आप नहीं मानेंगी, तो एक काम करता हूं दीपक वोरा साहब, दीपक वोरा साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। फायर है कि केके जी बताएंगे और हम नहीं मानेंगे। हाँ, क्योंकि अरे नहीं, वो कई बार बता चुके, लेकिन वो ये होता है कि नहीं ये हम नहीं मानते। मैं दीपक उससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स ला रहा हूं। ये केके जी तो एक बार को चलिए आरोप लगा सकती हैं आप, ये झूठ बोल रहे हैं। दीपक वोरा साहब इस आरोप से मुक्त है, वो झूठ नहीं बोले।
बोलेंगे। 52 ईयर्स हो गए सर आपको सर्व करते हुए डिप्लोमेसी में सर्व करते हुए। 74 साल की उम्र है, ये भी कह और कई समिट भी आप ने अटेंड की होंगी इस तरीके की। 8 एससीओ भी कर चुके हैं आप? 8। अच्छा, जैसा निगहत अब्बास ने कहा कि भाई ये फोटो ऑप है, किसी के भी जाके लपक के गले लग जाना, किसी को भी चिपका लेना, किसी के भी साथ ही हा हू कर लेना, क्या सर ऐसा होता है क्या सर? मतलब ये किया जा सकता है वहां पर? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने शो में शामिल किया है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे कह रहे हैं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा सर कि मुझे 52 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में और मैं रिग्रेशन एनालिस्ट हूँ। इकोनॉमिक्स का एक क्षेत्र होता है। मुझे मालूम नहीं ये मैडम अपने फिगर्स कहाँ से लाई हैं, ये इनके बड़े अनोखे फिगर्स हैं। आपने बता दिया कि इतनी हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा, मालूम नहीं आपको किसने बताया मैम। रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है हम वेरिएबल्स इन वेरिएबल्स को देख के प्रिडिक्ट करते हैं, उसका 0.2% हमारा मानना है, उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपने कही है फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा। मैम अगर अमेरिका कुछ करना चाहता है, हम में इतनी रेजिलियंस है कि हम उस शॉक को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, पहले भी किया है। अभी जिक्र किया था 1998 का, जब हमारे पर प्रतिबंध लगाए थे। आपको याद होगा, मैं जानता नहीं आपकी क्या उम्र है, मेरी 74 साल की है। हमने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स इशू किए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में $5 बिलियन के लिए। $5.2 बिलियन हमने इकट्ठे किए थे। अब मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ। ये जो साल चल रहा है शायद ये 2025 है और इसके अंदर अभी तक, सुन लीजिए मैम, नाराज ना होइएगा, अभी तक जो संकेत है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में आ रहा है इस साल, चीन तो ये हो गया, यहाँ जंग हो रहा है, वो हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी मैम मोर देन 100 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, 100 बिलियन US डॉलर्स। अब किसी पे आप भरोसा करें ना करें वो आप पे है। जो NRI रेमिटेंसेज आ रही हैं, हाईएस्ट इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री, अबाउट 150 बिलियन, 9 शून्य होते हैं डॉलर्स। फिर आप कह रहे हैं कि क्या ले लिया, एक अमेरिकन कंसल्टेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट सर, पिछले 3 साल से बराबर एवरी वीक वो सर्वे करते हैं और कहते हैं विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, उसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। 27 देशों में ने अपने सबसे बड़े नेशनल अवार्ड्स नरेंद्र मोदी भाई को दिए और 7 उनमें से, सर सुन लीजिए, 7 देश उनमें से इस्लामिक देश हैं। हमारी रिलेशनशिप विद द मुस्लिम वर्ल्ड इज टोटली न्यू, इतनी मजबूत होती जा रही है। निगहत अब्बास ये जानना चाह रही कि उन्हें अवार्ड्स के अलावा और क्या मिला? 600 यात्राएं आपने की, 15 काम गिना दीजिए, वो जानना चाह रही थी। आपने कहा मैं गिनाता हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं। तो मैंने बताया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, मैंने कहा दोस्ती बढ़ रही है, मैंने कहा जो पाकिस्तान हमारे ऊपर हमेशा उछलता रहता था वो चुप हो गया है, अफ्रीका में हमारी छवि देखिए, ग्लोबल साउथ का लीडर हमें मान लिया गया है सर। ये सारी चीज़ें एक एक करके तो मैं बैठा रहूँगा तो शाम तक 300 आपको गिना दूंगा, बट द बेनिफिट जो हमें आ रहा है सर, इंडिया की रेपुटेशन पे आ रहा है। और ये पहली बार मैंने देखा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में कि जो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है टेरर, उसको प्लीनरी डॉक्यूमेंट में रखा गया, पहले नहीं रखा गया था सर, क्योंकि कुछ लोग कहते थे नहीं आपकी समस्या एटसेट्रा। अमेरिका के साथ हमारे संबंध आप कह रही हैं खराब हो गए, आज के देख लीजिएगा क्या स्टेटमेंट्स आ रही है। मार्को रूबियो साहब कहते हैं भारत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अमेरिका के जो यहाँ राजदूत, एक्टिंग राजदूत हैं, वो भी यही चीज़ कह रहे हैं। अब वो बिगारो मज़ारो जो भी उसका नाम है सर, क्या नाम है, बिजारो, वो पीटर साहब, वो जो कह देते हैं वो तो रियल एस्टेट डेवलपर हैं, ठेकेदार हैं, ही इज़ नॉट ए डिप्लोमेट। और मैम ये जो हगिंग हम करते हैं, कभी हाथ मिलाते हैं, कभी फिस्ट बम्प करते हैं, कभी नमस्ते करते हैं, इसमें क्या बुराई है मैम? मुझे ये समझ नहीं आया। आप तो पूछ सकते हैं हाथ क्यों मिला रहे हो, क्या करें मैम? इन इंटरनेशनल मीटिंग्स ये बहुत चीज़ें होती हैं, मैंने बहुत बार ये देखा है। तो आपसे अनुरोध है मैम, ऐसे ओपिनियन फॉर्म करने से पहले फैक्ट्स को वेरीफाई कर लीजिए मैम। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेल यू, टू गिव यू सम आइडिया कि डिप्लोमेसी में कैसे हम लोग काम करते हैं। निगहत जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। बस एक छोटा सा रिएक्शन और उसके बाद मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि सर मैं आपका बड़ा आदर करती हूँ, आपने मुझे अपनी एज बताई और मेरा झुककर आपको प्रणाम है। पर आपने जब फैक्ट्स पर बात करी तो छोटा सा फैक्ट, आपने कहा क्या तथ्य है और क्या आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड की, सर मैं चाहती हूँ कैमरामैन थोड़ा पैन करें, जिसमें RBI की रिपोर्ट ने कहा है कि इस तरह जिस प्रकार US टैरिफ बढ़ा रहा है भारत पे, उससे हमारी GDP 0.5 से लेके 1% तक गिर सकती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ सर, मुझे कोई शौक नहीं है। नहीं, और ये जो आप सोर्स बता रहे हैं कितना ऑथेंटिक सोर्स है, इसको मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे इसकी पुष्टि कर दूं? बिजनेस स्टैंडर्ड क्या स्टैंडर्ड कायम करता है कि पूरी दुनिया में इस चीज का?
केस मतलब उसने आपके मन की बात कह दी तो आपने स्टैंडर्ड मान लिया उसको। मतलब लेकिन ये 52 साल से डिप्लोमेसी में सर्व कर रहे इंसान झूठ बोल रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड सच बोल रहा है। मतलब मैं आपकी बात झुठला नहीं रहा हूँ, मतलब दीपक वोरा झूठ बोल रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड सही बोल रहा है। ये जिसने लिखा है, जहां से आंकड़े लाया है, आपको उस पर ज्यादा यकीन है। एक शख्स यहाँ पर 52 इयर्स डिप्लोमेसी में सर्व करने के बाद आंकड़े दे रहा है, वो आप झुठला रही हैं। एक काम करते, सुनिए आई हर्ड योर पॉइंट, लेट्स नॉट स्पीक। एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो आपके व्यूअर्स को समझ नहीं आएगा। नहीं, सुनिए अनुराग जी, आपने एक दफा वहां मेरे इतने अच्छे सीनियर बैठे हुए, सर बैठे हुए, उनको आपने नहीं टोका। मीर को आप बता दीजिए कि कल से क्या पढ़ना है, मन की बात की रिपोर्ट पढ़नी है। नहीं, मैंने कब कहा मन की बात की रिपोर्ट पढ़नी है? मैंने तो आपसे ये कहा कि आप यहाँ पर मेरी डिबेट में दीपक वोरा को झुठला रही हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आंकड़ा दे रही हैं। मैं कह रहा हूँ उसको मैं कैसे ऑथेंटिक मान लूं जब आप एक 52 साल सर्व किए हुए आदमी को डिप्लोमेसी में सही नहीं मान रही, तो मैं आपकी रिपोर्ट को क्यों सही मानूं? ये बताइए, मैं आपको क्यों सही मानूं? क्या सोर्स है आपका? आप मोबाइल में खोल करके मुझे पढ़ा दे रही हैं। क्या सोर्स है कि वो व्हाट्सएप पर नहीं आया आपके पास? मेरे एक्सपर्ट व्हाट्सएप से नहीं आए हैं। आपकी जानकारी मोबाइल पर है, वो व्हाट्सएप से आई हो सकती है। उसको एक बार रीचेक कर लीजिए निखत। मैं आपसे बस यही कह रहा हूं कि उसको एक बार रीचेक कर लीजिए। जवाब देने मैं आता हूं थोड़ा सा जवाब देने दीजिए। आप पत्रकार होकर ये बात कह रहे हैं कि मैं नहीं। मैडम मोबाइल की जानकारी पे यकीन नहीं करता, इसलिए कह रहा हूं। आप करती हैं, मैं कह रहा हूं कि क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। मेरे पास 52 साल डिप्लोमेसी में सर्व किए हुए दीपक वोरा का ऑथेंटिक बयान है, तथ्य है ना। मेरे पास एक शख्स खड़ा है जो 52 साल डिप्लोमेसी में सर्व कर, उसको आप झुठला रही हैं और मैं आपके बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट मान लूं, ये नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। सुनिए अनुराग जी, तो आप पत्रकार होकर ये बात कह रहे हो और आप मेरे को उम्र की बात का हवाला देकर आप इस बात को झुठला रही है। तो मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी तो 75 साल के होने वाले हैं, मैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नहीं 11 सालों से हैं, तो हमें से प्रधानमंत्री की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि उनकी उम्र है, उनको एक्सपीरियंस है, सीएम का भी, पीएम का ही। और मन की बात में जो पीएम बोल दे वो मान लो, लेकिन अगर कोई पत्रकार या कोई फैक्ट चेकिंग हो जाती है उसको मत मानो। फैक्ट चेक करवा लीजिए ना मैडम, उसका जो आंकड़ा आपके पास है उसे तो झुठला रहे हैं, मेरे एक्सपर्ट उसे झुठला रहे हैं। और आपको यकीन नहीं होता तो मेरे साथ रविंद्र सचदेव, उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ऋतुराज झा का मैं रुख करूंगा। जो फैक्ट्स ऑपोजिशन देगी वो आपके नहीं, ऑपोजिशन अपनी सहूलियत के हिसाब से फैक्ट्स ला रहा है ना मैडम। अब यहाँ पर दीपक वोरा हुए या फिर रविंद्र सचदेव हुए, ये किसी सोर्स के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है, इनका अपना अनुभव है। मैं वो मान लूंगी, आप तो यही चाहते हैं। मैं मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। मेरे चाहने मुझे अनुराग जी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो भी प्रेजेंट करे। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। एक लाइन, जरूरी लाइन है जी, सिर्फ एक लाइन के रुक जाइए जरा, एक मिनट में सिर्फ। पहली बात तो ये कि आप मत लड़िए, बिजनेस स्टैंडर्ड की भी किसी रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि आरबीआई कोई रिपोर्ट 1% गिरा रही है, वो भी बता रही है। मैं उस रिपोर्ट पर आ रहा हूँ, उसी रिपोर्ट पर आ रहा हूँ। उसमें भी कहा गया है S&P ने रेटिंग बढ़ा दी, जो रेटिंग थी BBB- से BBB हो गई। शॉर्ट टर्म रेटिंग A3 से A2 कर दी, यानी भारत का आउटलुक हर एजेंसी आगे बढ़े। कहां से पढ़ के आ रही? अब वही तो मैंने कहा, व्हाट्सएप मिल रहा है, इसीलिए गुस्सा हुआ, इसीलिए मैंने कहा किसी पब्लिकेशन कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, हर किसी ने बिजनेस स्टैंडर्ड का भी आपको हवाला दे दिया हर्षवर्धन जी ने। अब ये मत कहिएगा इनका बिजनेस स्टैंडर्ड कहीं और छपता है, आपका कहीं और छपता है। अब ये मत कह दीजिएगा, इतने का असर पड़ सकता है, लेकिन इस तरह से झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करना एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता के कतई ठीक नहीं लगता। हाँ जी, ठीक है। ऋतुराज झा, क्या आपको भी लगता है? नहीं, वो तथ्य तो देना पड़ेगा ना। अनुराग जी, सबसे ज्यादा तो 140 करोड़ लोगों को बुरा ये लग रहा है कि अभी से कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि किस तरह से, वैसे तो बार बार कहा जाता है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान से भी बड़ा हमारा दुश्मन है। हमने देखा कि चाइना का जो बेदू सैटेलाइट है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा था, पीछे से चाइना जो है सो मिसाइल दे रहा था, और क्या बोलते हैं, टर्की और अजरबैजान किस तरह से हथियार और
मदद दे रहा था। 140 करोड़ लोगों के आप प्रवक्ता कब बने ये बताइए। क्या आपने शुरुआत में ये कहा कि 140 करोड़ लोग इस बात से दुखी हैं? आपको 140 करोड़ लोगों का प्रवक्ता किसने बनाया ऋतुराज झा? पहले तो ये बताइए। आप तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, आम आदमी के प्रवक्ता कब से हो गया? भावना की बात कर रहा हूँ, हाँ। देश हित की बात कर रहा हूँ, हाँ। देश से ऊपर कुछ नहीं होता है। हाँ वही तो, ये समझिए बात को, देश से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वहां पर हालत देखिए आपने शहबाज शरीफ की, कैसे भीगी बिल्ली बने खड़े थे, वो देखा आपने? आपने देखा वो तस्वीर देखी? अरे ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इस पर भी कुछ कह दीजिए महाराज, इस तस्वीर पर भी कुछ कह दीजिए। वीडियो हम दिखा रहे, देखिए ये व्हाट्सएप से नहीं आया है वीडियो, एससीओ समिट से आया है, ये व्हाट्सएप से नहीं आया है। आप सुन ही नहीं रहे? हाँ सुनाइए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि भैया जो लोग ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ खड़े थे, चाहे वो चाइना हो, टर्की हो, अजरबैजान हो, ये सभी देश थे ना साथ में। अब एक तो आपने सिर्फ दिल्ली की राजनीति की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप नहीं समझ पा रहे हैं, फिर इसका मतलब ये हुआ, फिर इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप नहीं समझ पा रहे, आपने सिर्फ दिल्ली की राजनीति की है। ये हमेशा देखा गया है, 150 बार उन्होंने विदेश यात्रा किया है। ठीक है। हमेशा देखा गया है कि जब जब देश में आपदा होती है तो नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर होते हैं। अरे एससीओ की बैठक, आप मुझे बताएं ऐसी क्या आफत है? और ये जो है सो भाई साहब जो एक्सपर्ट है वो नरेंद्र मोदी नामा बता रहे हैं 52 साल का एक्सपीरियंस के बाद। अरे हमें नहीं सुनना है मोदी नामा। बात यह है कि हमारा दुश्मन है चाइना, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है। ये एससीओ समिट में भारत खड़ा है, भारत। अरे यही तो फर्क है सोच और समझ में। आप नरेंद्र मोदी जी से समझ रहे हैं, वो भारत खड़ा है, भारत। आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट करता है, देश की 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मोदी नामा नहीं है वो, भारत नामा है वो भारत नामा है, मोदी नामा नहीं है वो। बताइए कि टर्की के राष्ट्रपति के गले पड़ने से क्या होगा? आपसे किसने कहा? टर्की के राष्ट्रपति ने कहा मोदी जी मेरे गले पड़ गए? नहीं, आपसे किसने कहा? टर्की के राष्ट्रपति का मैसेज आया कि ऋतुराज जी मोदी जी मेरे गले पड़ गए। किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं आप लोग देश के प्रधानमंत्री के लिए कि गले पड़ गए? किस तस्वीर में गले पड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं? मोदी नामा करते हैं आप लोग। कभी मौका लगे, वैसे मौका लगेगा नहीं, इस सोच समझ के चलते कभी एससीओ समिट में अगर आप जाएंगे ऋतुराज झा, क्योंकि हमारे गणमान्य पैनलिस्ट जो है दीपक वोरा साहब, वो जा चुके हैं वहां। सब प्रोटोकॉल होता है सब कुछ, ऐसे नहीं होता कोई किसी के गले पड़ जाए। आम आदमी पार्टी जैसा कल्चर नहीं है कि कोई किसी के भी गले पड़ जाए। ये विदेश नीति है सर, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, अगर आप नहीं, अगर अरे ठीक है, रोवेंद्र सचदेव जी को लाता हूँ। रोवेंद्र सचदेव जी से आप, ठीक है मैं आता हूँ सर, छोटी सी बात तो मैं आता हूँ सर। रोवेंद्र सचदेव जी, भाई विपक्ष का ये कहना है। अच्छा बोलिए के शर्मा जी, छोटी सी टिप्पणी कराइए। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक मिनट थोड़ा बंद कराइए, एक थोड़ा चुप तो कराइए। और कहीं नहीं है भैया, एक मिनट मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। अमराज जी थोड़ा शांत कराएंगे तो ही बोल पाऊंगा। बोलिए अभी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहा है। अरे भैया चलो भाई, चलो पाकिस्तान की मदद कर रहा था, आप पीछे से मिसाइल। ये भाई ये बदतमीजी करने आए हैं, गाली गलौज बकने आए हैं, इनको बंद कराइए। ये गाली गलौज का मंच नहीं है, इनको समझाइए। ये गाली गलौज करने आए हैं, बदतमीज आदमी लोग हैं, इनसे क्यों बैठाते हैं ऐसे लोगों को? हाँ ये देखो, ये गाली गलौज ही करेगा, ये गाली गलौज ही करेगा। इसका संस्कार यही है, इसके माँ बाप ने सिखाया है। अच्छा ठीक, केजरीवाल भी यही कर रहे थे। अच्छा ठीक है, अब मुझे अपनी बात करने दीजिए सर, मैं इतनी बात कर रहा हूँ। अभी ये कह रहे थे कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे आप ही के सवाल का जवाब दे रहे ऋतुराज जी, सुन लीजिए। अभी इन्होंने कहा कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, मैं गलत हूँ तो थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा, भारत में दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम हो इसके लिए कहां गए थे ये लोग? चाइना गए थे। करोड़ों रुपए खर्च किया देश की जनता का, और क्या बोल के आए वहां से? हम चाइना से सीख के आए हैं, हम प्रदूषण कम करेंगे यहाँ। ये बदतमीज गाली गलौज करने वाला ये ऋतुराज झा, ये केजरीवाल का ही संस्कार पा के आया है। इसके माँ बाप ने इसको यही गाली गलौज सिखाया होगा। ठीक है, इसी चाइना के गए थे ना करने के लिए।
इसी चाइना के पास गए थे। अच्छा, अब एक्सपर्ट की बारी। देखिए, विदेशी मामलों के बहुत गहन जानकार हैं रोवेंद्र सचदेव जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज जी का सवाल है कि कल तक हम ये मान रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाला चीन है, और आज हम एससीओ समिट में जाकर के वहां शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं देश और दुनिया को, जरा समझाइए। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। मैं क्विकली कोशिश करूंगा 3-4 बुलेट पॉइंट्स में कहने की। जी। पहली बात, आई थिंक डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। हमारे कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होते, देश के परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। मैं एक्चुअली उसको एक अलग एंगल से और कहता हूं। दुनिया में केवल और केवल 2 प्रकार के लोग होते हैं, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। जो आज मेरा दुश्मन है वो कल मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, राइट। हमें उस विचारधारा से दुनिया में फिलॉसफी बेसिक अगर हम देखें, ये इसी 2 तरह के लोग हैं। अब वापस आ जाए, अभी दुनिया में हो क्या रहा है। मैंने एक मॉडल बनाया था, क्योंकि इतनी बात हो रही है दुनिया कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। इस समय दुनिया एक, मैं कहता हूं, मैट्रिक्स है। ये एक 3 डायमेंशनल सा मॉडल है, अलग अलग पॉइंट्स हैं, सब इंटरकनेक्ट हो रहे हैं आपस में। इस समय रेस और दौड़ ये चल रही है कि कौन देश किसके साथ कैसे साझा हो, किससे अपने नेशनल इंटरेस्ट को फिट कराए। तो ये जो एससीओ समिट है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि एक ऐसे समय में हो रही है जब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अंडर कंस्ट्रक्शन है। देशों की पार्टनरशिप्स कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी वीक हो रही है। नाउ कमिंग बैक टू सम क्विक थिंग्स। एक, हमें फॉरेन विजिट्स कहिए या पार्टनरशिप से क्या फायदा हुआ, अदर देन जो अभी तक मेरे कोलीग्स बता चुके हैं। एक बहुत बड़ा फायदा, चाहे जो भी हो, हमें अपनी नेशनल डिफेंस का हुआ सर। ऑपरेशन सिंदूर में चाहे जो भी हो, हमने अमेरिकन आइटम्स यूज करे, हमने ये फ्रेंच करे। अभी जो फ्लड्स हो रहे हैं हम देख रहे हैं, अपाचे चुनक यूज कर रहे हैं ना। इसकी दूसरी आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है कि हमारे पास अभी तक बने क्यों नहीं। उसके बड़े लंबे कारण है। हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लंबे समय से बड़ी सुस्त चल रही थी, बट अब तेज पकड़ रही है। तो एक कॉन्क्रीट डायरेक्ट ये हमें बेनिफिट है कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल डिजास्टर्स में इस समय फ्लड्स चल रहे हैं, मैं देख रहा था, जहां भी कहीं दिखा रहे थे, ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स है। तो वो बिग पिक्चर है। तीसरी बात हो रही थी 98 की सैंक्शंस की। मैं उस समय वॉशिंगटन डीसी में रहता था और हमने एक लॉबी ग्रुप बनाया जो अभी तक भी बहुत एक्टिव है अमेरिका इंडिया रिलेशंस को लेकर के। तो जो सैंक्शंस लगे थे, उसके बाद जो दीपक बोरा सर कह रहे हैं रिसर्जेंट बॉन्ड्स थे, वो एक बहुत अच्छा टूल था। मुझे पता है, मेरे कई जानने वालों को हमने पुश किया था कि आप ये बॉन्ड्स खरीदिए, राइट, जो कि अच्छे सब्सक्राइबर या इंडिया में हो गए थे जी। तो डायस्पोरा या इन मल्टीपल चीजों के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। एनआरआई रेमिटेंस छोड़िए, अब आइए एससीओ पर अगर आज का टॉपिक है, तो ये जो सारी हैं अलग रखिए। बात यह कि हमें 2 चीजें हैं, हमें देश के बाहर कुछ चीज करना है, हमें देश के अंदर कुछ करना है। देश के बाहर हम जो फॉरेन पॉलिसी में, हमें अमेरिका को दरकिनार नहीं करना। ये नहीं सोचना कि अमेरिका से हमारा पल्ला छूट गया, हम बैंगन की तरह थाली में एक से दूसरी जगह चले गए। नो, ये अभी फिलहाल स्टॉर्म है, ठीक है, परेशानी है, नुकसान होगा, हमें कोई डाउट नहीं है, नौकरियां जाएंगी, बट ये स्टॉर्म होपफुली रिकवर हो जाएगा, नहीं तो देखते हैं। ठीक है। इस अमेरिका के अलावा हमें चाइना, रशिया से रिश्ते डीपर करने हैं। इसके अलावा 50% काम हमें देश के अंदर भी करना है। हमें देश के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें बिजनेस रिफॉर्म्स करने हैं, स्टेट्स में डीरेगुलेशन करनी है। लेट मी कंप्लीट प्लीज। ओके, ये सारी चीजें करनी है। ईज ऑफ बिजनेस हमें खुद का, हमें अपने देश के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। तो ऑल दोस, इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से देश आगे जाएगा। एंड पूरी दुनिया ये झेल रही है, ये बड़ा यूनिक टाइम है वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो ट्रंप एक ऐसे लीडर आए हैं जिस हिसाब से वो दुनिया को उथल-पुथल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल यह है कि पहले हमारे विदेश मंत्री जाते हैं और पुतिन से मुलाकात करते हैं, उसके बाद एससीओ समिट में पुतिन और मोदी की औपचारिक और अनौपचारिक मुलाकात, ज़्यादा 50 मिनट एक कार के अंदर बैठ करके आपस में वो बात करते हैं। शी जिनपिंग से मोदी ने हाथ मिलाया। जिस डॉक्यूमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, जो वो डॉक्यूमेंट पहली बार दुनिया के सामने आया है, जिस पर आतंकवाद को लेकर सभी ने हस्ताक्षर किए हैं, उसके बावजूद अगर कुछ लोगों को इस बात की तिलमिलाहट है, तो वो कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़ है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि देश नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी देश नहीं है जी। जब आप भारत के प्रधानमंत्री को देखते हैं तो नरेंद्र मोदी को जो गालियां देते हैं आप, जो राजनीतिक विरोधी के तौर पर लड़ते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए करना बंद कर दीजिए। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात है ये समझना। दूसरा, ट्रंप अमेरिका नहीं है, अमेरिका ट्रंप नहीं है।
हमारे रिश्ते कल को उससे अच्छे होंगे और हमारे रिश्ते उससे कोई खराब नहीं है। ट्रंप पर हमने इन्वेस्टमेंट किया, वो नहीं सही हुआ, ट्रंप का कुछ अपना ईगो होगा, ट्रंप की अपनी मुश्किलें होंगी। जो वेस्टर्न मीडिया है, यूएस मीडिया है, उनको समझा रहा है। यहां क्या हुआ आज जरा सोचिए, कब ऐसा हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि भारत की भूमिका दो देश लड़ रहे हैं। ट्रंप जैसा नेता वो मीडिएटरशिप के लिए परेशान है और यूक्रेन और रशिया दोनों नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हैं। ये जो नया ट्रायंगल आया है, जो नया त्रिकोण है, इसकी ताकत रशिया, इंडिया, चाइना की बहुत बड़ी है। लेकिन हम कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एकदम से चाइना हमें बहुत पसंद आ गया, क्योंकि चाइना अमेरिकी मार्केट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। 99.2 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ और 60 बिलियन प्लस डॉलर का हमारा सरप्लस है अमेरिका के साथ। तो कंज्यूमर मार्केट तो हमें वही मिलेगा, लेकिन वर्ल्ड पावर बैलेंसिंग है। और जो 2015 की यूएन जनरल असेंबली में नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं उसको दोहरा रहा हूं, उन्होंने उस वक्त कहा था कि यूएनएससी से लेकर जो संस्थाएं हैं वो रेलिवेंसी अपनी खो रही हैं और ये डिसमेंटलिंग द स्टेटस को जो अमेरिका तय करेगा वो होगा। एक अमेरिका है, एक रशिया है, उससे बाहर हम निकल रहे हैं। और भारत की भूमिका लीडरशिप पोजीशन की है। हम गुट निरपेक्ष, अच्छा चलो हम भी एक देश है, विकासशील देश हैं, चलो इसके साथ खड़े हो जाएंगे। हमारी पाकिस्तान जैसी स्थिति नहीं है, हम लीडरशिप पोजीशन में है। पुतिन हो, शी जिनपिंग हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी का मतलब क्या है, 140 करोड़ के देश भारत का मतलब क्या है। और ये कोई आज पहली बार नहीं हुआ है। एससीओ के पहले से कैलाश मानसरोवर यात्रा खोलना, अपने यहां हिंदी के वीडियो बनाकर पुश करना, लोगों को बुलाकर वहां समझाना, ये सब कुछ चाइना कर रहा है। हम उसको देख नहीं रहे, क्योंकि चाइना में कोई विपक्ष नहीं है ना, चाइना तो डिक्टेटरशिप है। तो हमें चूंकि डेमोक्रेसी के साथ रिश्ते ज्यादा बेहतर लगते हैं, इसलिए अमेरिका के साथ लगते हैं। लेकिन चाइना एक बड़ा मार्केट है, बड़ा पावर है, और अगर उसके साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे तो उसके दूसरी जगह बेहतर परिणाम दिखेंगे। वो होता हुआ एससीओ में दिखा है। ठीक है के शर्मा, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि हाउडी मोदी के बाद जब टैरिफ लग जाता है और जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को झूला झुलाने के बाद उनकी सेनाएं जो हैं देश में घुसने की कोशिश करती हैं, तो फिर अब इस एससीओ समिट से क्या हासिल होने की उम्मीद है? ठीक है, आप विश्व गुरु बनने की राह पर हैं, आप अपनी चौधराहट दिखा लेंगे, लेकिन सवाल यह कि आपके लिए तो अमेरिका भी बेवफा है और चीन भी बेवफा है। नहीं, मैं दो बात कहता हूँ। आप बार बार विपक्ष से कहता है कि वो आए थे तो यहाँ झूला झूला है। ये तो एक स्वागत का तरीका है अनुराग जी। अभी प्रधानमंत्री गए तो आपने देखा कि जो एयरपोर्ट पे ही वहाँ उन्होंने अपने पारंपरिक नृत्यों के साथ में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का चीन ने स्वागत किया। तो क्या कहेंगे आप उसको? तो ये जिस तरह से एक तरह का बदनाम करने की कोशिश होती है ना, ये सब एक दो देशों के बीच के रिश्तों की परंपराएं हैं और उसका निर्वहन होता है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी आपने कहा कि अमेरिका भी ये है वो है। सर, ये विश्व स्तर पर इस तरह के राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम है, और जो हमारे लिए जो चुनौतियां हैं उसे अवसर में बदलना, ये हमारे लिए आज चैलेंजिंग वर्क है। ठीक है, और ये हम करेंगे। मैं एक मात्र उदाहरण देता हूं आपको, कांग्रेस कभी नहीं देगी लेकिन मैं बता देता हूं। जब ब्रिटिश ने देश में नमक पर कर लगाया तो गांधी जी ने क्या किया? ठीक है, गांधी जी ने यात्रा की और नमक का मुट्ठी भर उठा के आंदोलन प्रारंभ किया और भारत में नमक बनने लगा। और हमारे ये शक्ति जो भारत के देशवासियों की थी, उसने इस नमक आंदोलन के कारण से इस पूरे कर को समाप्त करा दिया। ठीक है, और भारत में एक नई चुनौती, नया एक हमें वो अवसर मिला। मैं तो ऐसे आज भारतीय इस चुनौती से भी लड़ेगा और इससे जीतेगा। जो इस एससीओ समिट से हमारे एक्सपर्ट्स, जो रक्षा विशेषज्ञ, जो विदेश मामलों के जानकार उम्मीद जता रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उसे समझने की कोशिश इसकी आलोचना करने वालों को भी समझनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी पैनलिस्ट का डिबेट में शामिल होने के लिए।